अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मार्च की 26 तारीख है। गल्फ़ वॉर के बारे में आपको ताज़ा तरीन बताएंगे और इस पे बात करेंगे कि सदर ट्रंप इस कश्मकश का शिकार हैं कि जंग को बढ़ाएं या जंग को रोकें, और क्या वो जंग को रोकना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, इस पे बात करेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के दरमियान किन बातों पर इख्तिलाफ राय है और इन दोनों की जो अपनी अपनी पॉलिसी है उसकी बुनियाद क्या है, और इतना जो खून खराबा इस रीजन में हो रहा है उसकी असल वजह क्या है, इस पे बात करेंगे। और फिर जो ईरान की शराइत आई हैं और उस पे बात करेंगे, और मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे इस पे भी बात करेंगे। और ट्रंप का जो कश्मकश है कि जंग को बढ़ाए, ये जंग को रोके, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक बहुत दिलचस्प, अहम और जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में आगाह करूंगा। डेनमार्क ने क्या किया ऐसा ग्रीनलैंड में, जिससे एक नई बहस यूरोप और अमेरिका के दरमियान शुरू हो चुकी है, और उसका इस गल्फ वॉर से क्या ताल्लुक है। तो शुरू कर लेते हैं। पहले हम ईरान की जो ट्रंप की मुश्किल है कि जंग बढ़ाऊं या रोकूं, उसमें जो नया ट्विस्ट आया है वो ये है कि हम और आप सुन रहे थे, खबरें तो आपने सब सुन ली होंगी। मैं खबरों का रेफरेंस तो ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं आपको एक सिचुएशनल आज देना चाहता हूं कि आपको अंदाज़ा हो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो सकती है अगले आने वाले दिनों में। तो इस वक्त सूरत हाल ये थी कि इस्लामाबाद को कंसिडर किया जा रहा था कि यहाँ पे मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान, और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की थी और पाकिस्तान की बहुत सारी कोशिशें कामयाब हुई। उसमें सबसे पहली कोशिश ये थी कि ईरान और अरब कंट्रीज़ की जो खुली जंग शुरू होने वाली थी वो रुक गई। दूसरी पाकिस्तान की कामयाबी ये थी कि अमेरिका ने ऐलान किया था, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आबनाए हरमुज़ नहीं खोली जाती तो वो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उन पे हमला करेगा। और उसके जवाब में ईरान ने ये धमकी दी थी कि ईरान अरब कंट्रीज़ के पावर प्लांट्स पे और डिसैलिनेशन वाटर प्लांट्स जो हैं उन पे हमला कर देगा। तो ज़ाहिर है एक जंग बढ़ जाती है और बहुत ही क्राइसिस पैदा हो जाता। वो रुकवाया हमला ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बात करके। तो ये 3 कामयाबियाँ हुई, और चौथी ये थी कि दोनों ममालिक इस बात पे मुत्तफ़िक हुए कि इस्लामाबाद में वीकेंड पे मुज़ाकरात किए जाएँ। पहले मैसेजिंग हो रही थी, लेकिन बाकायदा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने अपना वेन्यू पेश किया, जिसे डेरा कहते हैं। डेरा पाकिस्तान का होगा, दोनों तरफ आएँगी, वहाँ बैठ के बात करेंगी। पाकिस्तान सालसी नहीं कर रहा, सिर्फ़ एक सहूलतकारी कर रहा है दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत के लिए, ताकि जंग इस खित्ते को अपने लपेट में ना ले। अब उसमें दोनों तरफ से कुछ शराइत आई, अमेरिका की तरफ से 15 शराइत आई, ईरान की तरफ से भी कुछ शराइत आई, और फिर उन शराइत पे इख्तलाफात हैं। मसलन जो अमेरिका की 15 शराइत तो आप मुसलसल सुन चुके होंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में है, प्रॉक्सी वॉर ख़त्म करने के बारे में है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के बारे में है। दूसरी तरफ ईरान ने जो उनके प्रेस टीवी ने अनाउंस किया है, जो उनकी शराइत हैं, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा अभी पब्लिक नहीं हुई। उन्होंने कहा, एक तो हमारे जो लीडरशिप को चुन चुन के मारा जा रहा है वो बंद किया जाए, और जो हम पे हमले किए जा रहे हैं वो बंद किए जाएँ। दूसरा ये है कि एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि जो बार-बार ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, वो ना की जाए, और दोबारा जंग बंद हो तो फिर दोबारा कुछ महीनों बाद शुरू ना हो। वेरी फेयर, दोनों चीज़ें उनकी फेयर हैं। तीसरा उनका ये है कि इस बात की गारंटी दी जाए और बिल्कुल लिख के क्लियरली दिया जाए कि जो जंग का नुकसान हुआ है उसकी रीपेमेंट कैसे होगी, उसका तावान मदावा कैसे किया जाएगा, फाइनेंशियल टर्म्स में ये हमें बहुत क्लियरली उसका एक रोड मैप बना के दिया जाए। और चौथी ये है कि जो जंग बंद होगी ये तमाम रीजन में बंद होगी, जो जिनको अमेरिका और इसराइल प्रॉक्सीज कहते हैं ईरान की, जैसे हिजबुल्लाह है, हुतीज़ हैं यमन में, हिजबुल्लाह लेबनान में है, उनके ख़िलाफ़ जो जंग है वो भी उन पे हमले वो भी बंद किए जाएँ, यानी कि लेबनान में भी जंग बंद की जाए, फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर हमास के ख़िलाफ़ भी जंग बंद की जाए और यमन में हूतियों के ख़िलाफ़ भी बंद की जाए। और फिर उन्होंने कहा है कि आखिरी शर्त ये है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो, गारंटीज़ मिलें उन्हें इंटरनेशनल, कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके ऊपर ईरान का सॉवरेन हक है और उसकी अथॉरिटी है। वो उसके साथ उसमें किसी और का ताल्लुक नहीं है, ईरान का इसमें ताल्लुक है। तो ये शराइत आई हैं, जिसके बाद इसमें ज़ाहिर है, इसमें साथ हम जो नई डेवलपमेंट होते देख रहे हैं वो ये है कि अमेरिका
दूसरी तरफ एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अमेरिका साथ-साथ जंगी तैयारियाँ कर रहा है और ईरान इन जंगी तैयारियों को देख रहा है, जिसकी वजह से अदम एतमाद दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद बढ़ गया है। और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, मसलन मैं देख रहा था यूएस होमलैंड सिक्योरिटी का एक अकाउंट है, यूएस होमलैंड सिक्योरिटी होती है जो हमारे यहाँ वज़ारत दाखिला है पाकिस्तान में, जिस तरह वहाँ पे उन्होंने कहा है कि अमेरिका प्लान कर रहा है कि वो एक ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा कर ले। अब ये कुछ हिस्से बहुत सारे हिस्से हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। और उसने कहा है कि ये इसलिए है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ उसको उसके इर्द-गिर्द एक पूरी एक क्रेसेंट टाइप आप समझ लें कि बफर ज़ोन क्रिएट करके वो सारे पे कब्ज़ा करना चाहता है ईरान, ताकि ईरानी फ़ौजें करीब भी ना आएँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जहाँ से तंग हो जाती है वहाँ पे, और वो उससे पीछे रहें। तो अब वो उन चीज़ों पे कब्ज़ा करना चाहता है, साथ खर्ग आइलैंड पे कब्ज़ा करना चाहता है, साथ उनकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, फर्दो में है, इस्फ़हान में है, उन पे कब्ज़ा करना चाहता है। अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके लिए अमेरिका अपने ट्रूप्स मुसलसल मिडल ईस्ट की तरफ ला रहा है और कुछ ही अरसे में वो यहाँ पे लैंड करने वाले हैं। और उसने ये हज़ारों जो उसके ट्रूप्स आ रहे हैं, उसकी वजह से जो ये बात तकरीबन तय लगती है अब कि अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, यानी कि अपनी फ़ौजों को वो ईरान के अंदर दाखिल करेगा। और जो मैंने आपको क्रेसेंट की बात बताई है हॉर्मुज़ के करीब, ये आप देखिए चाबहार उनकी जो बंदरगाह है पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब है, गवादर के करीब है, वहाँ से लेके बंदर अब्बास भी और फिर उससे आगे 2-3 बंदरगाहें हैं बड़ी छोटी, जिन पे कब्ज़ा करना है। खर्ग आइलैंड जो उनका हब है, जहाँ से तेल और गैस की एक्सपोर्ट ईरान पूरी मैनेज करता है वो, फिर उनके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो, मतलब ये काफ़ी लंबा चौड़ा एजेंडा है अमेरिका का और बहुत ख़तरनाक एजेंडा है। इस पे हाउस कमेटी को ब्रीफिंग भी दी गई है अमेरिका में अभी कुछ घंटे पहले, जिस पे वहाँ सख्त एतराज़ात किए गए हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का एतराज़ किया गया कि अमेरिकी ट्रूप्स अगर वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ईरान तो इंतज़ार कर रहा है और ईरान ने कह भी दिया है कि अगर आपने इन्वेजन करनी है तो फिर हम मुज़ाकरात आपसे नहीं करते। तो इसलिए मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में होने थे, या साथ नाम आ रहा था कि तुर्की में भी हो सकते हैं, वो लगता ये है कि शायद खटाई में पड़ गए हैं, जो लेटेस्ट इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक। अब ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं अगर ईरान हमारी शराइत नहीं मानता तो मैं बहुत सख्त हमला करूंगा, इतना सख्त हमला करूंगा जो पहले नहीं किया। इस पे ईरान ने जवाब दिया है कि अगर आपने सख्त हमला ही करना है तो आप हमला कर लें, फिर हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करते। ये रॉयटर्स ने अभी खबर दी है। तो ये सिचुएशन हर घंटे में बदलती जा रही है और इस वक्त तक लग यही रहा है कि अब जो मुज़ाकरात दोनों अतराफ के दरमियान होने थे उसमें शायद रुकावट आ जाए। और दूसरी तरफ नेतन्याहू, मैं आपको अब ये थोड़ा-सा बता दूँ कि ट्रंप का और नेतन्याहू का मफ़ाद क्या है इस जंग में और इस जंग के रोके जाने में। ये जंग शुरू ट्रंप ने और नेतन्याहू ने इसलिए की थी कि ट्रंप को ख़्याल था कि जैसे मैंने वेनेज़ुएला में जाके यूँ करके वहाँ के सदर को उठा के और उसकी बीवी को ले आया हूँ और कब्ज़ा कर लिया और ये हो गया, वो हो गया, तो अगले लोग आ जाएँगे और वो मेरे साथ डील कर लेंगे और एवरीवन विल स्टार्ट लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। वो नहीं हुआ। ईरान था, ये वेनेज़ुएला नहीं है। और ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत मज़बूत मुल्क है, उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो उस पे चलते हैं। उन्होंने टफ टाइम दिया, तो ये जंग का 1 महीना हो गया। आप देखें कि ये वीकेंड वॉर कहा गया इसको पहले, फिर 1 वीक की वॉर कहा गया, फिर 2 वीक्स कहा गया, फिर 4 वीक्स कहा गया, 4 वीक्स भी हो गए। अब महीनों में बात जाना शुरू हो गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो ट्रंप का ख्याल था कि मैं ये जंग जीत के और बड़े नारे मार के, तो जो नवंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका में, मिड टर्म उसे कहते हैं, और वो मिड टर्म उनकी कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं, उनकी पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, और वो एक किस्म का रेफरेंडम होता है सदर जो मौजूदा होता है उसकी परफॉर्मेंस पे, क्योंकि 2 साल पूरे हो चुके होते हैं उस सदर को, और लोग अगर उससे खुश हैं तो वो उसकी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी को कामयाब करेंगे, अगर खुश नहीं है तो उसको हरा देंगे। तो ये एक नो कॉन्फिडेंस हो जाता है और अगले 2 साल उस सदर के पुदू सदर के तौर पे गुजरते हैं। उसे कहते हैं कि सिटिंग डक प्रेसिडेंट। तो ये असल चैलेंज है ट्रंप के लिए, और वो जंग जीतना चाह रहा था, जंग जीत के इलेक्शन में जाना चाह रहा था, वो नहीं जीत सका। तो अब वो चाहता है कि जंग
بند کر دے اور اناؤنس کر دے کہ میں جیت گیا ہوں، اور اس میں کچھ کنسیشن لے لے میکسیمم جنگ بندی کے دوران اس پروسیس میں، اور پھر وہ اپنے ووٹرز کو بیچ سکے کہ دیکھیں میں نے یہ کیا کیا، اور اسرائیلی لابی، پوری زائنسٹ لابی اس کے پیچھے ہوگی اور وہ بلے بلے ہو جائے گی ٹرمپ کی. اور تو اس سارے اتنے ہزاروں لوگوں کے مارے جانے کا، پوری دنیا کی معیشت تباہ کرنے کا، پوری دنیا کے لوگوں کو مشکلات میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک شخص کی ذاتی طاقت، کہ یہ امریکہ کی طاقت کی بھی بات نہیں ہوگی کہ امریکہ طاقتور میں رہنا چاہتا ہے. امریکہ کی طاقت کو تو بہت نقصان پہنچا ہے اس جنگ سے، امریکہ کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، لیکن صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ اقتدار میں چمٹا رہنا چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے یہ جنگ شروع کی. اور دوسری طرف نیتن یاہو نے کیوں جنگ شروع کی اور اب وہ جاری کیوں رکھنا چاہ رہا ہے، ابھی وہ نہیں بند کرنا چاہ رہا؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ نیتن یاہو کے بھی الیکشنز ڈیو ہیں. الیکشنز اس سال اگلے 10 مہینوں میں الیکشنز اسے کروانے لازمی ہیں. ان کے مطابق پہلے ڈیلے کر چکا ہے، اور اس سے پہلے اسے ایک بجٹ منظور کروانا ہے. اب بجٹ منظور کروانے کے لیے جنگ میں فتح بہت ضروری تھی، لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایران نے جتنے حملے کیے ہیں تل ابیب پہ اور اسرائیل میں جتنی تباہی پھیلائی ہے، اس سے نیتن یاہو کی جو مقبولیت ہے اس پہ کمی تو نہیں آئی. یہ بات آپ اس سے سوچیں کہ اسرائیل کے لوگ کتنے انتہا پسند ہیں کہ اتنی خون خرابے کے باوجود، پوری دنیا کی معیشت خراب کرنے کے باوجود اور اتنے ملکوں پہ حملے کرنے کے باوجود، اتنے بے گناہوں کو مارنے کے باوجود نیتن یاہو کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، لیکن اس کی مقبولیت بڑی بھی نہیں ہے. اور اب اس کے لیے چیلنج یہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ بجٹ کیسے پاس کروائے، اور اگر وہ بجٹ پاس نہیں کرواتا تو ظاہر ہے اس کی حکومت چلی جائے گی. اور وہ نہ صرف بجٹ پاس کروانا چاہتا ہے بلکہ وہ اگلا الیکشن بھی جیتنا چاہتا ہے. تو ایک طرف اب آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ بے گناہ مارے گئے، میناب اسکول کی بچیاں شہید ہو گئی 165، کس لالچ میں کہ نیتن یاہو اقتدار میں رہے، کہ ٹرمپ اقتدار میں رہے. ذاتی اقتدار کے لیے یہ لوگ دنیا میں کتنا خون خرابہ کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ ان لوگوں کا لالچ، ان لوگوں کی طمع، ان لوگوں کا ہوس اقتدار کے لیے، طاقت کے لیے کتنا خطرناک ہے. اور وہ جو ایپسٹین فائلز کے بارے میں ایران کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں یہ ایپسٹین وار ہے، یہ ایپسٹین نیٹ ورک کی وار ہے. وہ غلط نہیں کہتے، موساد نے ایپسٹین نیٹ ورک چلایا، ٹرمپ اس میں پھنسا ہوا ہے، کلنٹن پھنسا ہوا ہے، ہلری کلنٹن پھنسے، پوری امریکن ایلیٹ پھنسی ہوئی ہے، اور اسرائیل اس کو چلا رہا ہے. اور نیتن یاہو نے پکڑا ہوا گردن سے ٹرمپ کو، اس کو ہلنے نہیں دے رہا، اس کو جنگ بند کرنے نہیں دے رہا، کیونکہ اگر یہاں پہ امریکہ جنگ بند کر کے نکل گیا، ایران کے ساتھ صلح کر لی، پاکستان کا اس میں کچھ رول ہوا، تو اسرائیل تو مارا جائے گا نا، نیتن یاہو تو مارا جائے گا، اس کے لوگ تو اس کے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اکیلا اسرائیل ایران سے نہیں لڑ سکتا. یہ بات اب طے ہو گئی ہے. ایران سے ابھی تک اسرائیل اگر لڑ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ اس کے لیے لڑ رہا ہے. اب یہ سچویشن ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کس طرح دنیا کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو اس وقت دونوں جو لیڈر ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ اپنے الیکشن کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، ٹرمپ کو نیتن یاہو نکلنے نہیں دے رہا اس جنگ سے. ٹرمپ چاہتا ہے میں زیادہ کنسیشن لے کے نکل جاؤں، ایران کنسیشن دینے پہ تیار نہیں ہے. تو ایک سٹیل میٹ کسی صورتحال ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ اگر امریکی الیکشن سے پہلے تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو ٹرمپ کی پارٹی الیکشن ہار جائے گی. $100 بیرل سے قیمتیں اس وقت ہیں قریب، وہ نیچے نہ آئیں تو ٹرمپ الیکشن نہیں جیت سکتا. اور یہی ٹرمپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح اسٹریٹ آف ہارمز پہ کھل جائے اور وہاں سے تیل کی سپلائی شروع ہو جائے، قیمتیں نیچے آ جائیں تو وہ کہیں دیکھیں میں نے جنگ جیت لی. تو اسٹریٹ آف ہارمز سے پہلے بھی کھلی ہوئی تھی جنگ سے، تو کھلے رہنے دیتے. آپ نے جنگ لگائی کیوں؟ صرف اس لیے کہ آپ کے دماغ میں اور کہیں اور آپ کے ایک کیڑا تھا ٹرمپ کے، اور وہ کیڑا نیتن یاہو نے ڈالا، اور وہ اس کیڑے کو زیادہ فیڈ کیا نیتن یاہو نے، اور اس کے ارد گرد جو اسرائیلی لابی ہے ٹرمپ کے، اس نے اس کو بتایا کہ بس آپ ہیں سرکار، آپ ہی شہنشاہ ہیں، آپ نے وینزویلا کے ساتھ دیکھے کیا کیا، آپ ایران کے ساتھ بھی ایسے کریں گے. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ریسٹ از ہسٹری. اور آخر میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈنمارک کا حصہ ہے گرین لینڈ، اور گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کا ٹرمپ بار بار اعلان کر چکا ہے. اب ڈنمارک نے کیا، یہ رپورٹ آئی ہے ابھی، کیا تو اس نے پچھلے مہینے، ڈنمارک یہ کیا ہے کہ وہاں گرین لینڈ میں اپنی فوجیں اتارتی ہیں خاموشی سے جب یہ جنگ چل رہی ہے، اور ان فوجوں کے پاس ایمونیشن ہے، ایکسپلوسیوز ہیں، اور ان کے پاس خون ہے بہت سارا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اب وہ ایمونیشن اور ایکسپلوسیو اس لیے لے کے گئے ہیں کہ جو جو گرین لینڈ کے اندر
رنویز ہیں، ایئرپورٹس ہیں جتنے بھی، اور ان کے جتنے بھی رنویز ہیں، اگر امریکی فوج نے وہاں پہ اترنے کی، قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ان تمام رنویز کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جائے گا تاکہ امریکہ کے طیارے لینڈ نہ کر سکیں۔ اور اس دوران اگر انہوں نے پیراشوٹ کیا، فوجیوں نے، امریکیوں نے، ٹرمپ کے کہنے پہ، اور وہاں پہ جنگ ہوئی، اس میں زخمی ہوئے ڈنمارک کے فوجی، تو اس لیے خون آلریڈی تاکہ خون کی کمی نہ ہو ان کے علاج کے لیے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں تمام یورپین ممالک ڈنمارک کے ساتھ ہیں، گرین لینڈ کے ساتھ ہیں، تو ایک ایسی صف بندی ہو گئی ہے ٹرمپ کے خلاف اور امریکہ کے خلاف، کیونکہ جس طرح کی جنگ اس نے شروع کی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور جس طرح اس نے بے یقینی میں دھکیل دیا پوری دنیا کو، اب پوری دنیا امریکہ کے اور ٹرمپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ ہوا کس کے کہنے پہ؟ صرف نیتن یاہو اور اسرائیل کے کہنے پہ۔ یہ فیصلہ امریکیوں کو کرنا ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کے لیے اپنے ٹیکسوں سے جنگ لڑنی ہے اور ان کے لیے اپنے بچے مروانے ہیں، تو گراؤنڈ ٹروپس آ جائیں، جس کا ایران انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ کے لیے اگر مشکل حالات ایران کے لیے ہیں تو امریکہ کے لیے زیادہ مشکل حالات ہیں، اور آنے والے دنوں میں امید تو یہی ہے، پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں، لیکن کافی چیلنجز ہیں اور سچویشن کوئی بھی ٹرن لے سکتی ہے آنے والے دنوں میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔